हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय दानिश में। और इस बार मैं हाज़िर हूँ आपके लिए यूपी टेट का जो ईवीएस पोर्शन है उसके इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों के साथ, जो कि संभावित प्रश्न हैं आपसे यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन टाइप में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। बड़ी स्पेशली जो है पर्यावरण अध्ययन से, जो कि आपसे प्राथमिक स्तर पे खास करके यूपी टीईटी और अदर स्टेट की जो टेट परीक्षाएं हैं उसमें प्राथमिक स्तर पे आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए और वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जिन भाई बंधुओं को इसकी आवश्यकता उसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैंड रिटन है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका फ्लोरा तथा फौना संबंधित है। ये यूपी टीईटी 2011 में आपसे पूछा गया था। मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताऊंगा आपको कि जो फ्लोरा और फौना है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो फ्लोरा और फौना है ये जैविक पर्यावरण से संबंधित है। अब एक्चुअली बात ये होती है कि जैविक मतलब, तो देखिए पर्यावरण जो है आप उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक जैविक और एक होता है अजैविक। अब देखिए, जो जैविक होता है आपका पर्यावरण उसमें आप वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण को रखते हैं। ठीक है, और जो अजैविक पर्यावरण होता है उसको आप स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जल मंडलीय पर्यावरण में रखते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अजैविक या भौतिक पर्यावरण उसको कहते हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं आपसे जैविक पर्यावरण की तो उसको फ्लोरा और फौना। अब देखिए, फ्लोरा एग्जैक्टली आपसे इस तरह से फ्लोरा पूछा जाता है, लेकिन इसको एग्जैक्टली बोलते हैं फ्लोरल इन्वायरमेंट, मतलब वनस्पतिक पर्यावरण। और जो फौनल है उसको आप बोलते हैं जंतु पर्यावरण। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो फ्लोरा तथा फौना संबंधित है जैविक पर्यावरण से। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं आपसे कि जो जैविक पर्यावरण की जो संरचना जो है वो पौधों तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। याद रखिएगा, जैविक पर्यावरण की संरचना पौधों तथा मानव सहित जो है जंतुओं द्वारा होती है। इसमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इस आधार पर जैविक पर्यावरण को दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला है वनस्पतिक पर्यावरण, जिसको फ्लोरल इन्वायरमेंट बोलते हैं, उसको डायरेक्टली खींच के फ्लोरा और फौना बोल दिया था। ठीक है, लेकिन ये फ्लोरल और फौनल होता है। ठीक है ना। और दूसरा होता है जंतु पर्यावरण, जिसको बोलते हैं फौनल इन्वायरमेंट। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और पर्यावरण की तो परिभाषा आपको पता ही है कि ये जो पर्यावरण शब्द है वो परि तथा आवरण शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो कि, ठीक है, परि और आवरण की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परितः, मतलब चारों ओर आवृत, मतलब ढके हुए। अब यह प्रश्न उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1986 के अनुसार ये परिभाषा पर्यावरण की दी गई है। ठीक है, अब देखिए, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का, देखिए एक चीज इसमें क्लियर ये होती है कि मतलब अगर ये पूछा जाए कि किसके शासनकाल में किसके नेतृत्व में, तो ये जो है राजीव गांधी के नेतृत्व में जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 17 सितंबर 1985 को। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन जो है राजीव गांधी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 में, अभी मैंने आपको बताया ऊपर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो 1972 में, याद रखिएगा। और इसको इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान। ये क्वेश्चन जो आपसे गंगा एक्शन प्लान करके पूछता है, ठीक है, आप उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, खास करके यूपी टेट के। तो गंगा एक्शन प्लान जो है, गंगा कार्य योजना को शुरू किया गया था। तो ये जो है शुरू किया गया था आपके राजीव गांधी के शासनकाल में, सन 1985 में। ठीक है, अगला है
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 2010 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। पर पहली बार जो है पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था, आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा। तो पहली बार जो है पर्यावरण को विकास के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ के दौरान जोड़ा गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स चलते हैं ना हमारे देश में, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उसमें जो है पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के मुख्यतः संगठक है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, देखिए, तो पर्यावरण के अगर संगठक की बात करेंगे तो पर्यावरण के जो संगठक हैं वो 3 हैं। एक तो भौतिक संगठक है, जैविक संगठक है और ऊर्जा संगठक है। याद रखिएगा, पर्यावरण के मुख्य जो संगठक की बात की जाएगी तो जो मुख्य संगठक है सिर्फ 3 आप बोलेंगे, वो है एक भौतिक घटक, दूसरा है जैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा घटक। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका थी पाता तथा दाता की। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो आदि मानव थे उनका भौतिक पर्यावरण में के कार्यात्मकता में क्या भूमिका थी, तो आप बोलेंगे रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर, मतलब पाता तथा दाता। अगला प्रश्न है, यह मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो जब भी अगर प्रश्न आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जो है वो पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, तो आप बोलोगे प्रौद्योगिक मानव। प्रौद्योगिक मानव, ठीक है, प्रौद्योगिक मानव। 12, इस विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। मतलब वो कौन सी विधा है जिसके द्वारा मनुष्य जो है सामूहिक जीवन जीने लगा, समूह में रह के जीने लगा, तो यह है पशुपालन। ठीक है, खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली है झूम खेती। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि खेती की सबसे जो पुरानी प्रणाली है उसको आप क्या बोलते हैं, तो उसको आप बोलते हैं झूम खेती, और इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमको। ठीक है, झूम कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। विश्व तथा भारत में अगर हम बात करें तो ये जो झूम खेती है वो कहाँ की जाती है, तो देखिए इसका जो आंसर है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। याद रखिएगा, झूम खेती की अगर बात की जाए या स्थानांतरण कृषि भी उसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत में जो है वो झूम या स्थानांतरण कृषि जो है वो की जाती है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान। याद रखिएगा, भूगोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मानव भूगोल की बात कर रहा हूं कि मानव भूगोल का जो जन्मदाता है, जो पिता है, किसको बोला जाता है, तो ये है फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता या पिता आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है। सबसे सही जो तापमान इंसान के लिए होता है, ठीक है, और जो आर्द्रता होती है, जो आप बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी, वो कितनी होनी चाहिए, तो आप इसको बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो सबसे कार्यक्षम जो तापमान है मनुष्य के लिए, और 60% जो है आर्द्रता होनी चाहिए। डायरेक्ट प्रश्न आपसे इसी तरफ पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम शुरू हुई। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेघबीजन में यौगिकों का प्रयोग होता है। मतलब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मेघबीजन के लिए किन यौगिकों का प्रयोग होता है। आप देखिए, मेघबीजन है क्या एग्जैक्टली, जो हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं, जब बारिश नहीं होती खुद से बादल बना के हम बारिश कराते हैं, उसी को बोलते हैं मेघबीजन। ठीक है, बात समझ आ रही है, मेघबीजन उसी को बोलते हैं। इसमें किन यौगिकों का हम प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और आयोडीन के यौगिकों के साथ मिलाते हैं जब हम, तो मेघबीजन की प्रक्रिया होती है जिससे हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं। अगला है, भूमिगत जल के दोहन। जो जमीन के नीचे का जो पानी है उसके दोहन के कारण जो है संसार का सबसे प्रभावित शहर कौन सा है, तो यह है बुकलिन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है बुकलिन। भूमिगत जल के दोहन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित शहर यह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद
ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक है तो यह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखिएगा कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये एक गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर एसी से निकलती है, ठीक है। आप जो दाढ़ी वगैरह बनाने वाली जो क्रीम होती है उसमें भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है। लेकिन बोला जा रहा है कि दूसरा विध्वंसक मतलब जिससे नुकसान पहुंचता है आपके जो है ओजोन स्तर को, जो ओजोन लेयर है हमारी, तो वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है सबसे बड़ा मतलब जो है, मतलब सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद जो है अगर कोई है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और याद रखिएगा कि जो ओजोन लेयर है वो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें। अगर ये किरणें डायरेक्ट आपके बॉडी में पड़ेंगे तो आपको कैंसर, चर्म रोग, तमाम तरह की बीमारियां होंगी। और ये जो ओजोन लेयर है ये समताप मंडल, जो हमारे लेयर्स पाई जाती है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, आयन मंडल, तो जो हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल में ही जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि ओजोन लेयर को नापने की, जो मापने की हम बात करते हैं कि ओजोन लेयर की जो मोटाई मापते हैं उसकी इकाई जो है वो डाबसन इकाई है। मतलब डाबसन इकाई में हम ओजोन लेयर की मोटाई को नापते हैं, ठीक है ना। इस बात का याद रखिएगा, डाबसन यूनिट बोलते हैं उसको, डाबसन यूनिट, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया। अब अगर क्षरण का मतलब होता है उसमें डेप्रिसिएशन होना, ओजोन लेयर जो है उसमें छेद होना, ठीक है, उसमें उसको नुकसान पहुंचना, क्षरण से तात्पर्य ये है। तो ओजोन लेयर में जो क्षरण हुआ, जो नुकसान हो रहा था, उसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो जोसेफ फारमैन ने लगाया था। जोसेफ फारमैन 1985 में इन्होंने पता लगाया था और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया जाता है, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल जो डिकेड है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1965 से 1974 को जो है वो इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल डिकेड बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक के रूप में 1965 से 1974 को। इस बात का ख्याल रखिएगा। दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जो साउथ ईस्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हिस्सा, उसका नरक किस नदी को कहा जाता है? समझ में आ रही है बात? दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक, ठीक है, किस नदी को कहा जाता है? तो ये नदी जो है वो टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी को दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे यहाँ भारत में बोला जाता है कि बंगाल का शोक जो है, बंगाल का नरक कह लीजिए, शोक कह लीजिए। शोक का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। तो बंगाल का जो दुख है वो किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर को कहते हैं। बिहार का शोक मतलब बिहार का दुख किस नदी को कहते हैं? तो हम कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का आतंक के नाम से किसको जाना जाता है? जो जलकुंभी देखा होगा आपने, जलकुंभी जो पानी में मिलती है उसको हम लोग बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखने की, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा में 1 अंक आसानी से दिला सकते हैं। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो 1-1 अंक का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए क्वेश्चन को जरूर आप एक बार कर लें। अगर आपने, क्योंकि पेपर आपका यूपी टेट का कैंसिल हुआ है, आपको पता ही पेपर लीक हुआ था, उसके बाद आप बैठिए मत, बिल्कुल तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि पेपर का लेवल आपकी बारी थोड़ा सा ऊपर उठ के आए, तो आपको जहां से जो चीजें मिल जाए उसको एक एक करके पढ़ते रहिए बिना प्रेशर के, ठीक है। आपको काफी इससे फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं। देखिए, अवसाद का मतलब होता है ना, मतलब अपने साथ चीजों को ढो के ले जाना, ठीक है ना, जो भी चीजें हो उसमें नदियों में, तो उनको वो अपने साथ ढो के ले जाती हैं। तो विश्व की सर्वाधिक अवसाद परिवहन का मतलब ले जाना, ठीक है ना। करने वाली जो 2 नदियां हैं उनका नाम बताइए। एक तो है येलो नदी जो कि चीन में है, उसको येलो नदी बोलते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी हमारी गंगा नदी है जो कि भारत की है, ठीक है। तो ये 2 नदियां जो है ये विश्व का सर्वाधिक अवसाद जो है अपने साथ लेकर प्रवाहित होती हैं, चलती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं, किसको कहते हैं? तो गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिस्र देश देन है, किसकी देन है? तो नील नदी की। बोला जाता है, प्रश्न आपका सीधा आता है कि मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र जो है वो नील नदी की देन है। नील नदी के कारण ही मिस्र का विकास हुआ, मिस्र की सभ्यता फली फूली, ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए, अभी मैं बात ही कर रहा था, यह भी प्रश्न इसमें सम्मिलित है। तो पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। देखिए, शोक कब मनाते हैं? किसी बुरी चीज पे, किसी दुख पे मनाते हैं ना, तो ये जो है काफी तबाही मचाती है ये नदी, इस वजह से इसको जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जो है दामोदर नदी। याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं इस चीज को। क्वेश्चंस को एक बार भी अगर आप देख लेंगे तो आपके जहन में ये चीजें बैठी रहेंगी। अगला है,
बिहार का शोक की उपमा दी गई है, तो बिहार का जो शोक है उसकी उपमा जो है वो कोसी नदी को दी जाती है। ठीक है, कोसी नदी को हम बिहार का शोक की उपमा देते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो याद रखिएगा जो भोपाल गैस त्रासदी है, जिसको भोपाल गैस त्रासदी का मतलब बर्बादी होता है, तो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव के कारण हुई थी। और एक कंपनी है भोपाल में जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड, उसी कंपनी से ये गैस रिसी थी, जिसके कारण काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और काफी लोग इसकी वजह से बीमार हो गए थे। और मिथाइल आइसोसाइनेट को मिक गैस के नाम से भी जानते हैं, मिक। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट। और जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न आपसे हो सकता है कि यूपीटीईटी में पूछ दें। जैसे आपकी बारी देखिए, 17वीं लोकसभा से प्रश्न पूछा था, इसको आप पॉलिटी में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपका टेट का जो है पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा था वो। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाएंगे तो काफी बेहतर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ 29-30 प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी मतलब हेल्पफुल साबित होंगे। और इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। और ये वीडियोस जो है लगातार आपको एग्जाम्स जली मैदानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई